Hello students, I am Dr. Lakshmi Sharma and I will teach B.Ed classes. Today I am going to teach micro teaching. Micro teaching is a skill. So before going to the micro teaching skill, I would like to clear what is teaching. Teaching क्या है? हिंदी में कहें अगर हम एक संकुचित दृष्टिकोण से कहें तो टीचिंग एक क्लास के अंदर एक अध्यापक और स्टूडेंट के बीच में चलने वाली प्रोसेस है। और अगर हम व्यापक दृष्टिकोण से कहें तो समाज में कोई भी समझदार व्यक्ति, उम्र में बड़ा व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति अगर समाज के दूसरे इमैच्योर किसी भी व्यक्ति को कुछ सिखा रहा है, कुछ क्रिया बता रहा है, कुछ ज्ञान दे रहा है, तो इस क्रिया को हम टीचिंग कह सकते हैं। इसका मतलब कि जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, वो एक सोशल प्रोसेस है। टीचिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। सामाजिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि ये एक समाज के अंदर होती है। समाज के अंदर जब समाज के अनुभवी ज्ञानी व्यक्ति दूसरे अनुभवहीन व्यक्ति को कुछ ज्ञान या अनुभव प्रदान करते हैं तो हम उसे टीचिंग कहते हैं। तो दूसरा एक अगर हम क्लासरूम पर्सपेक्टिव से देखें तो टीचिंग इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस। टीचिंग एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, क्योंकि त्रिकोणीय प्रक्रिया में एजुकेशन के, शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला बिंदु है शिक्षक, दूसरा बिंदु है स्टूडेंट और तीसरा बिंदु है विषय यानी कि कंटेंट, सब्जेक्ट्स। तो टीचर क्या कर टीचर और टीचर, विषय और स्टूडेंट, इन तीनों के बीच में जो एक हार्मोनियस ढंग से, सामंजस्यपूर्ण ढंग से जो क्रिया होती है उसको हम टीचिंग कहते हैं। यानी कि टीचिंग एक एक्टिविटी है, टीचिंग एक क्रिया है, टीचिंग एक प्रोसेस है जिसका एक आउटपुट निकल के आता है, जिसका एक प्रोडक्ट निकल के आता है। क्या प्रोडक्ट निकलता है? क्या टीचिंग जब हम क्रिया करते हैं, जब शिक्षण क्रिया करते हैं तो प्रोडक्ट क्या निकलता है? प्रोडक्ट निकलता है स्टूडेंट्स की लर्निंग। यानी कि टीचिंग और लर्निंग आपस में एसोसिएटेड हैं। जितनी अच्छी टीचिंग होगी लर्निंग भी उतनी ही अच्छी होगी। अगर हमको लर्निंग अच्छी करनी है तो हमें टीचिंग अच्छी करनी होगी। और लर्निंग अच्छी करने से क्या होगा? लर्निंग अच्छी करने से होगा कि जो स्टूडेंट है उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो एजुकेशन का मोटिव भी क्या है? एजुकेशन का लक्ष्य है कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? जो समाज चाहता है, डिज़ायरेबल, अनवांटेड, अनडिज़ायरेबल चेंजेस नहीं, मॉडिफिकेशन ऑफ डिज़ायरेबल चेंजेस। तो इस तरह से जो टीचिंग है वो शिक्षा के जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में बच्चे को अधिगम जो है वो करवाती है, सीखने के लिए जो प्रेरणा देती है, निर्देशन देती है, प्रोत्साहन देती है और निर्देशन देती है। यानी कि वह प्रक्रिया जो स्टूडेंट्स को गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन और इंस्पिरेशन दे लर्निंग के लिए, उसको हम टीचिंग कहते हैं। तो ये तो हमने किया टीचिंग। दूसरा है हमारा इसमें एस्पेक्ट स्किल यानी कि कौशल। अब कौशल क्या होता है? देखिए, कोई भी एक्टिविटी जो हम करें, कोई भी हम कार्य करें, अगर हम उस कार्य को बहुत ही आसानी से, बड़ी सहज भाव से अगर हम उसको बहुत ही एक्सीलेंट करके दें, बड़े कॉम्पिटेंट तरीके से हम उसे करके दें, तो हम उसे कहेंगे कि हम इस चीज़ में स्किल्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितनी भी मोस्टली फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी स्किल होती हैं। जैसे साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, आपके कंप्यूटर चलाना, टीचिंग करना, टीचिंग एक स्किल है, टीचिंग करना। तो ये सारी हमारी स्किल्स हैं। तो स्किल में हम कब ट्रेंड होंगे? जब हम उसकी क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तो स्किल, सबसे पहले स्किल क्या है? स्किल किसी भी एक्टिविटी को कॉम्पिटेंट तरीके से करने के लिए एक एक्टिविटी है, एक एबिलिटी है, एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी इन अ कॉम्पिटेंट मैनर। दूसरा, अगर हमारे पास एक निर्धारित कर दिया जाए कि तुम्हारा इतना ही लक्ष्य है, इतना ही सीमा है, तो इसमें हम इसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें जो एबिलिटी होती है उसे भी हम स्किल कहते हैं। मतलब एक निर्धारित समय में किसी भी काम को पूरा कर देने की क्षमता स्किल कहलाती है। स्किल
कौशल क्या है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं, मान लीजिए हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें मेंटल एक्टिविटीज़ अपने आप इन्वॉल्व होती हैं। जैसे मान लीजिए कि हम साइकिल चला रहे हैं, तो जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, प्रोसेस लर्निंग के प्रोसेस में होते हैं, उस वक्त खाली हमारे पैर नहीं चलते, हमारा ब्रेन भी चलता है। हमें सिखाया जाता है कैसे ब्रेक लगाने हैं, कैसे उसके ऊपर चढ़ना है, कैसे उतरना है, कैसे उसको सीधा रखना है। तो उस वक्त यानी कि कौन सी फैकल्टी इन्वॉल्व हो रही है? मेंटल। उस वक्त बच्चे की मानसिक शक्तियाँ उसमें लग रही हैं। और काम कौन कर रहा है, अंजाम कौन दे रहा है? फिजिकल, हाथ और पैर। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब उसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो दिमाग को इंस्ट्रक्शन नहीं देने पड़ते कि अब इसको रोको, अब यहाँ पर ब्रेक लगाओ, अब ये वाला पैर चढ़ाओ, अब गद्दी पर बैठो। यानी कि वो एक ऑटोमेटिकली उसके चेंज उसके बॉडी में आ जाते हैं। तो स्किल वो ट्रेंड हो जाता है। अब उसके साइकिल चलाने में भी कोई कम ट्रेंड है, कोई ज़्यादा ट्रेंड है। तो इसका मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेटेड पैटर्न है, जो सिस्टमेटिक पैटर्न है मेंटल और फिज़िकल एक्टिविटीज़ का, इसको हम बढ़ा सकते हैं अप टू द एक्सटेंट। कितना भी, मतलब जितना भी हमारी क्षमता है, जितना हम इसको बढ़ा सकते हैं उतना हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कौशल एक एक्वायर्ड एबिलिटी है, यानी कि स्किल एक अर्जित योग्यता है जिसको लगातार अभ्यास के द्वारा सुधारा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान में स्किल जो है बाई बर्थ हो, जन्मजात हो, ऐसा नहीं है। अगर किसी में स्किल नहीं भी है तो अगर वो लगातार प्रैक्टिस करे, लगातार सीखे, तो वो उसमें ट्रेंड हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अर्जुन जो है वो अंधेरे में भी तीर चला लेते थे, या अर्जुन ने मछली की आँख में तीर चलाया। ये स्किल है, कौशल है धनुष चलाने का। धनुष बाण तो सभी चलाते थे, लेकिन वो क्या थे, वो बिल्कुल निपुण थे, मतलब एक्सट्रीम स्किल्ड थे। वो कैसे हुए? लगातार अभ्यास के दौरान, कि वो अंधेरे में आँख पे पट्टी बांध के रातों को जब सब सो रहे होते थे वो अभ्यास करते थे। तो इस अभ्यास के द्वारा उन्होंने इसको मास्टरी इसके ऊपर ले ली। तो यानी कि स्किल क्या है कि आपको कोई भी चीज़ जितनी आती है, अगर आप लगातार अभ्यास करें, लगातार प्रैक्टिस करें, तो आप उसको मास्टरी कर सकते हो उसके ऊपर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, कोई भी, चाहे वो टेक्निकल कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, चाहे हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है, चाहे हमारी मानसिक स्किल है, कोई कॉग्निटिव स्किल्स हैं, किसी भी स्किल को हम बाय प्रैक्टिस उसको सीख सकते हैं और उसके ऊपर मास्टरी कर सकते हैं। क्योंकि कहा भी गया है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। इसका मतलब हम जितना अभ्यास करेंगे हमारी स्किल उतनी ही रिफाइंड होती चली जाएगी। अब आता है स्किल की डेफिनेशन। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग स्किल? अभी हम टीचिंग स्किल की बात कर रहे हैं। टीचिंग स्किल क्या है? एक टीचर का वो व्यवहार जो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि आप इमेजिन करिए, क्लास चल रही है, उस क्लास में जब कोई टीचर क्लास के अंदर एंटर होता है, तो टीचर का क्लास में एंटर करने से लेकर क्लास को एग्ज़िट करने तक एक टीचर क्लासरूम में स्टूडेंट के सामने जितनी भी एक्टिविटीज़ करता है वो सब टीचिंग स्किल कहलाती है। और ये टीचिंग स्किल हर टीचर की अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हम भी आप भी ये कहते होंगे कि वो टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाता है, या वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, या किसी टीचर की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, बातचीत बहुत अच्छे से करता है, समझाता बहुत अच्छे से है, कोई टीचर डायग्राम बहुत अच्छे बनाता है, कोई टीचर एग्जाम्पल बहुत अच्छे देता है, या किसी टीचर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, या किसी टीचर की क्लास में बच्चे ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ये उस टीचर की अपनी वो स्किल है जिसमें उसने खुद को ट्रेन किया है। लेकिन हर टीचर जब क्लास में एंटर करता है तो उसका एक ही मोटिव होता है, उसका एक ही एम होता है कि मैं जो कुछ सिखाना चाहता हूँ वो बच्चा सीख जाए। इस मोटिव से वो एंटर करता है, और इस मोटिव को यानी कि इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए वो क्लास के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो वो क्लास के अंदर करता है उनको हम टीचिंग स्किल कहते हैं। तो अब टीचिंग स्किल के क्या लक्षण हैं, कैसे हमें पता चले कि टीचिंग स्किल क्या है? तो सबसे पहली बात कि टीचिंग स्किल ऑब्जर्वेबल है, यानी कि क्लास के अंदर या कहीं भी कोई भी अगर पढ़ा रहा है, टीचिंग कर रहा है, तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं। दूसरा, टीचिंग स्किल क्या है? ट्रेनेबल है, यानी कि जैसे बीएड के बच्चे हैं, टीचर ट्रेनी, वो जब आते हैं तो वो क्लास में उतना अच्छे से नहीं पढ़ा पाते, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली जब हम उनको ट्रेनिंग देते हैं
तभी तो वो फिर टीचर्स बन जाते हैं, टीचर ट्रेनी से वो टीचर बन जाते हैं, यानी कि टीचिंग हम ट्रेन कर सकते हैं। तीसरा है मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब है कि हम टीचिंग को नाप सकते हैं कि किसने कितना पढ़ाया, तभी हम कहते हैं वो बहुत एक्सीलेंट टीचर है, वो एवरेज टीचर है, वो गुड टीचर है। तो यानी कि जो टीचिंग स्किल है हम उसको मेज़र कर सकते हैं, हम उसे नाप सकते हैं। चौथा है कि जो टीचिंग है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स की लर्निंग को सुविधाजनक बनाती है, फैसिलिटेट करती है। मान लीजिए कोई टीचर क्लास में आया, उसने पढ़ाने की कोशिश भी की, लेकिन बच्चे को कुछ समझ नहीं आया पहली बार एकेडमिकली, और पर्सनली बच्चा उसके बिहेवियर से या उसकी आइडियोलॉजी से अफेक्टेड नहीं है, तो उसका वो जो टाइम उसने उस क्लास में दिया वो ज़ीरो हो गया। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ टीचिंग हो वहाँ लर्निंग हो, टीचिंग की जाती है इसीलिए कि लर्निंग हो, लेकिन ये कितनी होगी लर्निंग, कितनी अच्छी होगी, ये डिपेंड करता है टीचर की अपनी टीचिंग स्किल के ऊपर और कुछ बच्चे की अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर भी, कि बच्चे की क्या मेंटल स्टेट है, बच्चा कितना उसका एप्टीट्यूड है, बच्चे का क्या एटीट्यूड है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन मेनली ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्लासरूम की जो टीचिंग है, लर्निंग है बच्चों की, उसको कितना फैसिलिटेट करता है। इस तरह से अगर हम कह सकते हैं, अगर आप नोटिस करें कि जब टीचर क्लास में आता है तो वो इतनी एक्टिविटीज़ करता है कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपको लगता है कि बस ये पढ़ा रहा है, लेकिन जब हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं एक एक टीचर के एक एक स्टेप्स को, एक एक एक्टिविटी को, तब हम पाते हैं कि वो 50 मिनट्स की या 1 आवर की जो क्लास है, एक्चुअली में उस क्लास में एक टीचर जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ को जंबल अप करके, इंटीग्रेट करके उसे पढ़ा रहा है। यानी कि टीचिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्किल है जिसको कि छोटी छोटी अन्य सिंपल स्किल में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि टीचिंग इज़ नॉट एन एवरीबडीज़ कप ऑफ टी, हर एक के बस की बात नहीं है। तो अभी हमने किया टीचिंग एंड देन स्किल। नाउ इट इज़ द माइक्रो टीचिंग। व्हाट इज़ द माइक्रो टीचिंग? अभी जैसे हमने बोला कि टीचिंग बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, अगर हम उसको सिंप्लीफाई करके लर्न करें तो उसे हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। Initially in 1963 it was originated in Stanford University. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका ओरिजिन हुआ। एलन एंड ब्राउन ने इसको डेवलप किया और 1976 में इंडिया में पहली बार ये टीचिंग का एक इंटीग्रल पार्ट बना। इंटीग्रल मतलब अनिवार्य, बहुत ही अनिवार्य। यानी कि जो बीएड के बच्चे जब ट्रेनिंग करेंगे, बीएड करेंगे, तो उनकी टीचर ट्रेनिंग में माइक्रो टीचिंग एक कंपलसरी पोर्शन होगा जिसको कि वो लर्न करेंगे। क्योंकि ये माना जाता है कि जब वो माइक्रो टीचिंग स्किल सीखेंगे तब जाकर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो जो मेन टीचिंग है यानी कि जो मैक्रो टीचिंग है उसको सीख सकते हैं। तो इस थिंकिंग के संग, इस ओपिनियन के संग इसको इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि माइक्रो टीचिंग स्किल को ये माना गया कि ये टीचर ट्रेनी के जो बच्चे हैं उनकी टीचिंग के मॉडिफिकेशन के लिए, उनकी फीडबैक डिवाइस के लिए ये सबसे उचित मैकेनिज़्म है। ये सबसे उचित मैकेनिज़्म है, इसके द्वारा इसको हम बच्चों को ये ट्रेन कर सकते हैं आगे और सिखा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि टीचिंग जो है इट्स एन नंबर ऑफ टीचिंग स्किल से मिलकर बनी होती है। एक जो मैक्रो टीचिंग होती है उसके अंदर बहुत सारी माइक्रो टीचिंग स्किल्स होती हैं और हर माइक्रो टीचिंग स्किल के अपने अपने कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कि हर माइक्रो टीचिंग स्किल के भी कुछ अंदर स्पेसिफिक पार्ट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बेस पर माइक्रो टीचिंग स्किल की जा सकती है। यानी कि जैसे टीचिंग स्किल 1 है तो उसके कंपोनेंट सपोज मान लीजिए कि C1, C2, C3, C4 इस तरह से CN है, और हर कंपोनेंट, एवरी कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन इन टीचर बिहेवियर। यानी कि अगर एक स्किल है उसके 4 कंपोनेंट हैं तो चारों कंपोनेंट उस टीचर ट्रेनी में यानी कि उस स्टूडेंट टीचर में बहुत अलग अलग तरह के टीचर बिहेवियर मॉडिफिकेशंस लाएंगे। तो इस तरह से जो हमारी माइक्रो टीचिंग है वो कंपोज्ड होती है। तो डेफिनेशन जो है इसकी एक एलन ने दी थी कि टीचिंग, माइक्रो टीचिंग इज़ अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम।
यानी कि अगर जो टीचिंग है अगर हम उसको स्केल डाउन कर दें तो वो माइक्रो टीचिंग कहलाती है। तो स्केल डाउन में मतलब कि हम उसका टू रिड्यूस क्लास साइज़ 5 to 10 स्टूडेंट्स कर दें, टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, जैसे 5 to 10 मिनट की ड्यूरेशन कर दें, टॉपिक को रिड्यूस कर दें, सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाएं, और टीचिंग स्किल को रिड्यूस कर दें। जैसे मेन टीचिंग में, मैक्रो टीचिंग में बहुत सारी स्किल को इंटीग्रेटेड करके टीचर यूज़ करता है, माइक्रो टीचिंग में सिर्फ एक स्किल को वो यूज़ करें और इस तरह से वो उसको आगे को प्रोसीड करें। तो जब ये माइक्रो टीचिंग स्किल्स जब ये ढूंढी गई तो जो मेन जो टीचिंग स्किल्स हैं वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने कहा 18 हैं, बीके पासी ने कहा 13 हैं, एलन एंड रैन ने कहा कि 14 हैं, केस बड़ौदा ने कहा कि 21 हैं। लेकिन जब क्लास में टीचर पढ़ाता है तो उसकी टीचिंग में कुछ कोर स्किल्स होती हैं। कोर का मतलब है कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी ब्रांच हो, कोई भी टॉपिक हो, कुछ कोर स्किल्स जो हैं वो यूज़ उसमें होंगी ही होंगी, जो कि हर टीचिंग का एसेंशियल, स्पेसिफिक और एक्सटेंसिव यूज़ कराती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी आप पढ़ाएं, क्लास में कोई भी टीचर पढ़ाए तो क्वेश्चनिंग तो ज़रूर करेगा, एग्जांपल्स ज़रूर देगा, इंट्रोडक्शन ज़रूर देगा, अपने ब्लैक बोर्ड या बोर्ड का जो वाइट बोर्ड है उसका यूज़ ज़रूर करेगा, और बच्चों को शाबाशी देगा, रीइंफोर्समेंट देगा, फीडबैक देगा। यानी कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये हर टीचर जो है वो अपनी क्लास में यूज़ करता ही करता है। तो ये कोर स्किल्स हैं। अब माइक्रो टीचिंग स्किल्स के फेजेस क्या हैं, यानी कि जब कोई भी एक माइक्रो टीचिंग स्किल है, मान लीजिए वो हमें सिखानी है, तो हम उसको कितने फेज़ में सिखा सकते हैं, कितने चरण में सिखा सकते हैं, क्या उसके स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला फेज़ है नॉलेज एक्विजिशन फेज़, यानी कि सबसे पहला वो फेज़ जिसमें सबसे पहले बच्चे को यह सिखाया जाए कि कौन सी माइक्रो टीचिंग स्किल वो आज लर्न करेगा, उस माइक्रो टीचिंग स्किल के क्या कंपोनेंट्स होंगे, उन कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो उस बच्चे को क्लास के अंदर करनी है, और कौन से ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो उसे क्लास में नहीं करनी। किसको नहीं करनी? टीचर ट्रेनी को, यानी कि टीचर को उस क्लास में जो होने वाले टीचर हैं उनको उस क्लास में नहीं करनी और करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, इस नॉलेज एक्विजिशन के लिए, यानी कि टीचर ट्रेनी को माइक्रो टीचिंग स्किल के बारे में एक्विजिशन दिलाने के लिए नंबर 1 सबसे पहले किसी स्किल का डेमोन्स्ट्रेशन वो ऑब्ज़र्व करते हैं, यानी कि जो टीचर एजुकेटर्स हैं वो अपने टीचर ट्रेनी को उस स्किल के बारे में उस स्किल का एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास के अंदर दें। तो वो ऑब्ज़र्व करेंगे, वो उसे देखेंगे कि भाई ये जो स्किल है ये कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है, कैसे की जाती है। और दूसरा कि डेमोन्स्ट्रेशन के बाद डिस्कशन करें उस स्किल के ऊपर, उसे एनालाइज़ करें कि हमने इसमें ये कंपोनेंट्स बोले थे, अब जब हमने इसको किया तो इसमें ये कंपोनेंट्स इस तरह से आए थे। तो जब हम इस तरह से उसको ऑब्जर्वेशन कराएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन को, और एनालाइज़ कराएंगे, तो उनको क्या होगा, नॉलेज होगी, उनको नॉलेज मिलेगी कि माइक्रो टीचिंग स्किल के बारे में। दूसरा है स्किल एक्विजिशन फेज़, यानी कि अब वो एक स्किल को कैसे लें, उनके अंदर कैसे ये स्किल आए। तो उसके लिए उन्होंने क्या करना पड़ेगा कि जो उन्होंने सीखा, अभी ऑब्ज़र्व किया, एनालाइज़ किया, उसके बेस पर वो एक अपना माइक्रो लेसन प्रिपेयर करें और उसके बाद उसकी वो प्रैक्टिस करें। जो माइक्रो लेसन प्लान बनाएं उसकी 1-2 बार उसकी प्रैक्टिस करें। ये जो प्रैक्टिस है ये इसी को हम माइक्रो टीचिंग साइकिल कहते हैं। अभी हम आपको बताएंगे आगे कि इसको ये साइकिल कैसे बनती है। अब जब वो उसको सीख जाएगा, यानी कि जब उसको ये स्किल एक्वायर हो जाएगी, वो इसमें मास्टरी हो जाएगी, देन तीसरा फेज़ होगा ट्रांसफ़र फेज़, जब वो उस स्किल को इवेलुएट कर पाएगा कि हाँ इसमें ये करना है, और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र ऑफ एक्वायर्ड स्किल इन रियल सिचुएशन, उसको रियल सिचुएशन में जो स्किल उसने सीखी थी उनको वो ट्रांसफ़र कर देगा और उसे यूज़ करेगा। तो ये कहलाएगा। अब हमने जो अभी तीनों फेज़ पढ़े, नॉलेज एक्विजिशन फेज़, स्किल एक्विजिशन फेज़ और ट्रांसफ़र फेज़, इन तीनों के लिए हम इसको एक साइकिल के फॉर्म में इसको हम बता सकते हैं। इसमें सबसे पहला है प्लान, यानी कि इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन के बाद जब वो ऑब्ज़र्व कर लेगा वो सबसे पहले प्लानिंग करेगा, यानी कि वो लेसन प्लान लिखेगा और बनाएगा। उसके बाद
वो करेगा इसमें टीच, यानी कि यहाँ पर हो रहा है नॉलेज एक्विजिशन फेज़, और ये वाला जो फेज़ है, दिस फेज़ इज़ स्किल एक्विजिशन फेज़, यहाँ पर वो टीचिंग करेगा। फिर फीडबैक है, और टीचिंग सिर्फ 6 मिनट की टीचिंग करेगा, जबकि नॉर्मल क्लासरूम में ये टीचिंग 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की होती है। लेकिन माइक्रो टीचिंग जब वो सीखेगा तो सिर्फ 6 मिनट्स की टीचिंग करेगा। 6 मिनट्स की टीचिंग के बाद उसका जो टीचर है वो उसको फीडबैक देगा कि आपने इसमें क्या क्या मिस्टेक्स की, क्या अच्छा किया और क्या ख़राब किया, तो उसे फीडबैक मिलेगी। उन फीडबैक के बेस पर वो अपनी उस स्किल को दोबारा से रीप्लान करेगा, और उसे रीप्लानिंग के लिए 12 मिनट्स मिलेंगे, 12 मिनट मिलेंगे। 12 मिनट के अंदर उसकी जहाँ पर जो प्रॉब्लम थी, जो उसकी मिस्टेक्स थी, उनको वो करेक्ट करेगा, उसे दोबारा से राइट डाउन करेगा, और इस तरह से वो उसको रीप्लान करेगा। रीप्लानिंग करने के बाद उससे कहा जाएगा कि वो फिर से रीटीच करे, दोबारा से उसको पढ़ाए। तो उसको 6 मिनट्स के लिए उस कंटेंट को उसे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद उसको दोबारा फीडबैक मिलेगी कि हाँ आपने अब कैसा पढ़ाया, और ये साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो इसमें मास्टरी ना ले ले। तो ये जो है, इसको हम टोटल जो ये साइकिल है, इसको हम माइक्रो टीचिंग साइकिल कहते हैं। ये इस तरह से चलती रहती है, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 36 मिनट्स की होती है। ठीक है, तो इसको हम माइक्रो टीचिंग साइकिल कहते हैं। अब माइक्रो टीचिंग स्किल जो है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? अब देखिए, इसमें यहाँ स्लाइड पे आपको दिख रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑब्लिक एडवांटेजेस। देखिए, उद्देश्य होता है कि हम माइक्रो टीचिंग स्किल किन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, क्या चाहते हैं हम माइक्रो टीचिंग स्किल से। और यहाँ मैंने एडवांटेजेस भी साथ में लिख दिया है। इसका मतलब अगर हम लैंग्वेज को चेंज कर दें तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वही हमारे लाभ हो जाते हैं। जैसे कि अब आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि पहला ऑब्जेक्टिव है इसका टू लेसन द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ टीचिंग, यानी कि जो शिक्षण की जटिलताएं हैं उनको कम करना। ये देखिए, अब ये ऑब्जेक्टिव है, ये टीचिंग का लक्ष्य है माइक्रो टीचिंग स्किल का, कि जो मेन टीचिंग होती है, जो मैक्रो टीचिंग होती है, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो इसका हम जब हम ऑब्जेक्टिव्स हेडिंग डालेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स में हम इस तरह से 2 करके लिखेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे। तो हम इसमें लिखेंगे 2 ऑब्जेक्टिव नंबर 1 टू लेसन द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ टीचिंग, टीचिंग की जटिलताओं को कम करना माइक्रो टीचिंग स्किल का लक्ष्य है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम इम्पॉर्टेंस में या एडवांटेज में लिख रहे हैं तो देखिए कैसे लिखेंगे। इसका हम लिखेंगे एडवांटेज में, इसी सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे कि माइक्रो टीचिंग स्किल का ये फ़ायदा है कि ये टीचिंग की जटिलताओं को कम करती है। यानी कि कोर जो बात है वो एक ही है, लिखने के ढंग से वही ऑब्जेक्टिव बन रहा है और वही एडवांटेज बन रहा है। इसीलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पर स्लैश करके डाल दिया है। अगर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव्स करके आए तो आप 2 2 2 2 करके लिख दीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव्स करके नहीं आए, खाली एडवांटेज आए या इसके मेरिट्स आए कि इसके क्या मेरिट है, तो आप इसको सिंपल सेंटेंस इसको फ्रेज कर दीजिए कि यह शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है, ये इसका लाभ है। तो ये इसके मेरिट्स हो जाएंगे, ये इसके एडवांटेज हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। अब इसका दूसरा ये है, क्योंकि हम एक छोटी स्किल को यूज़ करते हैं तो जो टीचर ट्रेनी है धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि 6 मिनट का पढ़ाना और 1 घंटे के पढ़ाने में बहुत फ़र्क होता है। तो इस तरह से हम टीचर ट्रेनिंग में कॉन्फिडेंस डेवलप करना इसका उद्देश्य। तीसरा जो इसका उद्देश्य है कि एक कम समय में जो एक स्किल है, जो कौशल है, उसमें एकदम ट्रेंड हो जाना, उसको मास्टरी हासिल कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि हम क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम एक टाइम में एक स्किल के ऊपर बहुत ही फोकस्ड होते हैं। हमें एक बार में एक ही चीज़ सीखनी है। जितना हम फोकस्ड होंगे उतना हमारी लर्निंग अच्छी होगी। ये तो आप सभी जानते हैं ना कि अगर हम किसी काम को बड़े ध्यान से करेंगे, फोकस्ड होकर करेंगे, तो हम उससे जल्दी सीखेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर एक स्किल है, एट ए टाइम हम एक ही चीज़ सीख रहे हैं और फोकस्ड ट्रेनिंग कर ले रहे हैं उसके ऊपर, तो हमको उस पर क्या हो जाती है, मास्टरी हो जाती है। फिर इसका 4th ऑब्जेक्टिव है कि टीचर जो ट्रेनी है, जब टीचर ट्रेनिंग मान लीजिए पढ़ा रहा है,
तो उसको ये बताना कि उसकी टीचिंग में कहाँ कहाँ पर डेफिशिएंसीज़ हैं, कहाँ कहाँ पर कमियाँ हैं, ये बताना भी एक ऑब्जेक्टिव है। क्यों? इसलिए देखिए 5th पॉइंट इससे इसी से रिलेटेड है, 4th से ही 5th पॉइंट निकल के आ रहा है। वो ये है कि इसीलिए फीड डेफिशिएंसी पता चल जाती हैं या क्योंकि हम बच्चे को तुरंत फीडबैक दे देते हैं माइक्रो टीचिंग स्किल में, क्योंकि सिर्फ 6 मिनट की है। तो 6 मिनट में जो ऑब्जर्वर है यानी कि जो एजुकेटर है उसको ये पता है कि सामने बच्चा क्या गलती कर रहा है पढ़ाने में, तो 6 मिनट के बाद उसको क्या दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है कि आपने यहाँ पर गलती की, अब आप इसको रीप्लान करो, रीटीच करो। क्यों? जिससे कि वो अपने टीचिंग बिहेवियर को मॉडिफाई कर ले, इम्प्रूव कर ले। आगे जो रिसर्चर्स हैं, जो नए नए रिसर्चर्स आ रहे हैं, उनको एक स्कोप मिलता है कि क्या टीचिंग में और भी ऐसी संभावनाएं हैं, क्या ऐसी और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या और भी ऐसी स्किल्स हैं जिनसे टीचिंग को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, टीचिंग को और इजी बनाया जा सके, या ऐसी टीचिंग को इतना अच्छा बनाया जा सके कि बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छी हो जाए। तो इसकी रिसर्चर्स को एक स्कोप देता है, उनको एनकरेज करता है कि माइक्रो टीचिंग स्किल्स को पढ़ो और उनकी खोज करो। और जो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका एक और फीचर है वो ये है, इट गिव्स टू गिव इंडिविजुअल अटेंशन टू टीचर ट्रेनिंग। यानी कि जो बीएड का बच्चा जो क्लास में पढ़ा रहा है, जो आगे चलकर फ्यूचर टीचर बनेगा, उस हर बच्चे के ऊपर पर्सनल अटेंशन एजुकेटर देता है कि भाई उसने ये, क्योंकि सिर्फ कितने मिनट देखना है, 6 मिनट। तो 6 मिनट देखने से हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है कि उसने वो स्किल जो है वो सीखी या नहीं सीखी। और इट टू प्रैक्टिस इन सिमुलेटेड एंड रियल सिचुएशन साइमल्टेनियसली। माइक्रो टीचिंग स्किल को आर्टिफिशियल सिचुएशंस और रियल सिचुएशन दोनों में प्रैक्टिस किया जा सकता है। अब इसकी हमने मेरिट्स देखे, अब इसके डिमेरिट्स भी हैं साथ साथ। अब डिमेरिट्स क्या हैं कि देखिए, एक बच्चे ने माइक्रो टीचिंग की, अगर हम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें और फिर उसको उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाएं तो वो ये समझ सकता है कि मेरे से यहाँ पर गलती हो गई, यानी कि बहुत इफेक्टिव है। लेकिन सिर्फ कितने मिनट पढ़ाना है, 6 मिनट। 6 मिनट के बाद फिर उसने पढ़ाना है, तो इतनी बार वीडियो रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट इफ़ेक्टिव, ये इतना फीजिबल नहीं है। सॉरी, इट इज़ नॉट फीजिबल। ये दो इट इज़ इफ़ेक्टिव बट इट इज़ नॉट फीजिबल, ये आसानी से होने वाली चीज़ नहीं है। दूसरा, ये एक रियल टीचिंग नहीं है, क्योंकि जब हम रियल टीचिंग करते हैं तो रियल टीचिंग में तो कॉन्सेप्ट भी बड़ा होता है, एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो ये एक रियल टीचिंग नहीं है। नेक्स्ट है इसमें कि जो एक्सपर्ट फीडबैक है, जो एजुकेटर है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर समय अवेलेबल हो उनको प्रॉपर फीडबैक देने के लिए, क्योंकि हर 6-6 मिनट के बाद उनको देखना है और वो स्किल तब तक प्रैक्टिस करानी है जब तक कि उसको मास्टरी ना हो जाए। तो ये एक ऐसा हो सकता है कि बच्चे को जो है इतना एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो नहीं मिल पाए। चौथा है इसमें कि जो माइक्रो टीचिंग स्किल है वो उसको जब हम रियल क्लासरूम सिचुएशन में जाते हैं तो वहाँ पर किसी एक स्किल को लेकर तो पढ़ाते नहीं हैं, वहाँ पर तो बहुत सारी स्किल को जंबल अप करके पढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन करके पढ़ाते हैं। तो इंटीग्रेशन रियल सिचुएशन में जाकर करना इतना आसान नहीं है, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हम एक बहुत छोटी स्किल को फोकस करते हैं, तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। और लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसके डिमेरिट्स तो हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दिस डिमेरिट्स इसके मेरिट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर हम थोड़ी थोड़ी माइक्रो टीचिंग करा दें तो वो टीचर ट्रेनिंग के लिए अच्छी रहेगी। क्योंकि अगर हम इसके डिफरेंसेस को आइए हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब तो हम समझ ही गए हैं कि माइक्रो टीचिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और मैक्रो के क्या हैं, तो आपके लिए बहुत आसान है ये देखना। मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट पॉइंट। जैसे मैक्रो टीचिंग बड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसके कंपैरिजन में रिलेटिवली माइक्रो टीचिंग इज सिंपल। मैक्रो टीचिंग की जो सिचुएशन है वो अनकंट्रोल्ड सिचुएशन है। अब अनकंट्रोल्ड का क्या मतलब है कि एक क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, तो हर बच्चे का मेंटल लेवल अलग है, हर बच्चे का एप्टीट्यूड अलग है, हर बच्चे को किसी को पहले से ज़्यादा आता है, किसी को पहले से कम आता है, किसी को पहले से बिल्कुल नहीं आता है। तो ऐसे डिफरेंट बच्चों को एक साथ टीचर को पढ़ाना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट।
बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्लास में इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाए, तो 50 बच्चों की क्लास को पूरे 1 घंटे तक लेक्चर देना, तो ये कई बार टीचर के सामने अनकंट्रोल्ड सिचुएशंस को पैदा कर देता है। जबकि माइक्रो टीचिंग जो है वो 5 या 10 बच्चों का एक छोटा सा ग्रुप है जिसे सिर्फ 6 मिनट पढ़ाना है, तो उसमें जो सिचुएशंस हैं वो ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं। तो ट्रेनिंग के लिए जब बच्चा कोई ट्रेनिंग कर रहा है, टीचिंग करना सीख रहा है, तो उसके लिए कंट्रोल्ड जो सिचुएशंस हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। अब मैक्रो टीचिंग क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ मैनी स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स का, लेकिन माइक्रो टीचिंग जो है इसमें एक बार में एक स्किल। मैक्रो टीचिंग में लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, मैक्रो टीचिंग में लेस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। मैक्रो टीचिंग की ड्यूरेशन इज़ मोर, इट्स लेंदी, जबकि माइक्रो टीचिंग की ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है। मैक्रो टीचिंग में कोई फीडबैक नहीं दी जाती, अगर देते भी हैं तो इमीडिएट नहीं मिलती, जबकि माइक्रो टीचिंग में इमीडिएट फीडबैक देती है। एक्चुअली माइक्रो टीचिंग बेस्ड ही इमीडिएट फीडबैक के ऊपर है। और मैक्रो टीचिंग में कोई प्रोविज़न नहीं है रीटीचिंग का, जबकि माइक्रो टीचिंग में प्रोविज़न है रीटीचिंग का। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मैक्रो टीचिंग है वो टीचर ट्रेनीज़ को थोड़ा टेंस्ड बनाती है, थोड़ा स्केर्ड बनाती है, जबकि जो माइक्रो टीचिंग है उसमें बच्चे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो गेन होता है, उनको फ़ायदा होता है। इस तरह से इन दोनों का ये मेन डिफरेंस है। अब है कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। कोई भी माइक्रो टीचिंग, जैसे हमने बताया कि माइक्रो टीचिंग तो अभी बहुत सारी हैं जिनको हम आगे एक करके पढ़ेंगे, लेकिन हर माइक्रो टीचिंग में हर एक के कुछ कॉमन कंपोनेंट हैं जो होंगे ही होंगे, जो कि माइक्रो टीचिंग की वजह से उनमें वो कंपोनेंट्स होंगे। जैसे पहला है मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब है कि उस माइक्रो टीचिंग का डेमोन्स्ट्रेशन, जिसको कि जो बच्चा है वो डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू उसे इमिटेट करे, उसे लर्न करे। क्यों लर्न करे इमिटेशन के थ्रू? क्योंकि लर्निंग आपको पता है सबसे पहले लर्निंग कैसे होती है? इमिटेशन के थ्रू ही होती है। लर्निंग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है? लर्निंग सबसे पहले घर से स्टार्ट होती है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसकी लर्निंग घर पर ही शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि होम इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड एंड मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि माँ ही उसको पहले से सिखाना स्टार्ट करती है। तो जो पहला स्कूल है बच्चे का वो घर है, और जो पहला टीचर है बच्चे का वो उसकी माँ है। और वो सीखता है कैसे? बच्चा तो छोटा है, बच्चा तो अभी बोला नहीं, और फॉर्मल स्कूलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई। तो हाउ अ चाइल्ड लर्न्स? चाइल्ड लर्न्स थ्रू इमिटेशन। बच्चा नकल करता है, बच्चा ऑब्जर्व करता है अपने घर के एल्डर पर्सन्स को, अपनी मदर को, उनके बिहेवियर को, उनकी एक्टिविटीज़ को, और फिर वो उनको कॉपी करता है, और इस तरह से वो चीज़ें सीख जाता है। बोलना भी बच्चा ऐसे ही सीखता है, चलना भी ऐसे ही सीखता है, सब चीज़ें बच्चा ऐसे ही सीखता है, तो इसे इमिटेशन कहते हैं। सिमिलरली माइक्रो टीचिंग स्किल में जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है आपका मॉडलिंग। अब ये जो मॉडलिंग है ये 3 तरह से हो सकती है: परसेप्चुअल मॉडलिंग, सिंबॉलिक मॉडलिंग एंड ऑडियो मॉडलिंग। परसेप्चुअल मॉडलिंग मीन्स या तो लाइव मॉडल्स हों या मॉडल्स के वीडियोज़ हों। सिंबॉलिक में माइक्रो टीचिंग स्किल का रिटन मटेरियल हो, और ऑडियो मॉडलिंग में माइक्रो टीचिंग स्किल की ऑडियो टेप्स हों जिनको सुनाकर बच्चे जो हैं उसको लर्न करते हैं माइक्रो टीचिंग के, जो माइक्रो टीचिंग हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको। दूसरा है फीडबैक। हर माइक्रो टीचिंग का कंपोनेंट क्या है? फीडबैक कोई भी माइक्रो टीचिंग स्किल आप करेंगे उसका एक मेन कंपोनेंट है फीडबैक उसको दी ही जाएगी। व्हाट इज़ फीडबैक? कि आपने जो भी एक्टिविटी की है उसका जो रिस्पॉन्स है उसे हम फीडबैक कहते हैं। अब ये फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और मिक्स्ड फीडबैक भी हो सकती है कि हाँ भाई ये जो है जो आपने टीचिंग की है, ये जो माइक्रो टीचिंग जो सीखी है वो आपने कैसे सीखी है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। थर्ड है सेटिंग में है कि जो भी माइक्रो टीचिंग आप कर रहे हैं उसके लिए जो भी मैंडेटरी कंडीशंस हैं, जो ज़रूरत चीज़ें वाली चाहिए वो उसमें हमें होनी चाहिए, जैसे साइज़ हो गया, ड्यूरेशन हो गया, टाइम हो गया, टाइप हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं वो सेटिंग कहलाती हैं। और चौथा है इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो भी माइक्रो टीचिंग सिचुएशन में जो सीखा गया उसको रियल टीचिंग में करना। तो इस तरह से हमने आज माइक्रो टीचिंग स्किल का मीनिंग, डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट्स, उसकी फेजेस, उसकी साइकिल, उसके ऑब्जेक्टिव्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स, ये हमने आज पढ़े। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम
फर्स्ट जो स्किल है वो हम लर्न करेंगे। थैंक यू।